कहानी है रेणुका की। कोई कद्र नहीं थी ससुराल में। रेणुका कब से बस स्टैंड पर खड़ी थी। घंटों उसे इस तरह से अकेले खड़े देखकर आसपास के शोहदे इकट्ठे होने लगे थे। अचानक एक आया और उसके बगल से धक्का सा मारता हुआ निकल गया। रेणुका खिसिया कर रह गई। अपनी इस हालत पर रोना आ गया उसे। उसे लगा वह इसी लायक है। कब से खड़ी है। अनिश्चय की अवस्था थी तो यहाँ तक आई ही क्यों। अब क्या करे, कहाँ जाए। अभी भी क्या बिगड़ा है। घर जाकर निसर्ग से कह देगी कि यूं ही कहीं निकल गई थी। उसे क्या पता चलेगा कि रेणुका के मन में क्या चल रहा था और वह क्या सोचकर घर से निकली थी। लौटने का रास्ता तो अभी भी खुला ही है, परंतु वापस लौटने का अर्थ है उन्हीं स्थितियों में पुनः वापस लौट जाना जिनसे वह दूर भाग जाना चाहती है। क्या वह मायके जाने वाली बस में चढ़े। बस स्टॉप पर खड़े खड़े ही उसको अपना अतीत याद आ गया। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की रेणुका की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसके खिले हुए गोरे रंग के आगे सूरज की धूप भी फीकी लगती। बचपन से ही घर बाहर के लोगों की बातों से उसके अंदर अपनी इस विशिष्टता का एहसास हो गया था। उसने पढ़ाई में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं समझी। सुंदर लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत। उनके सपनों का राजकुमार तो घोड़े पर सवार होकर आता है, फिल्मी हीरो की तरह ले जाता है और जीवन भर उनके लिए पलक पावड़े बिछा कर रखता है। यही सुंदर सा ख्वाब रेणुका का भी था। उसके पापा भी लड़कियों को ज्यादा शिक्षित करने और बड़ी उम्र तक घर बिठाए रखने के हिमायती नहीं थे। 18 वर्ष की होते होते उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई थी। बड़ी लड़की की शादी तो उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। रेणुका की सोच भी इस स्तर से ऊंची न उठ पाई। किसी तरह से इंटर पास कर घर बैठकर अपने लिए योग्य वर मिलने का इंतजार करने लगी। इतना अवश्य हुआ कि उसने स्वयं को सिलाई कढ़ाई व पाककला में निपुण कर लिया था। घर के कामकाज में कुशल रेणुका मां की लाडली थी। एक दिन रेणुका इस घर को छोड़कर चली जाएगी, यह सोचकर ही मां का कलेजा कांप जाता। पर यथार्थ तो यही था। मां जानती थी कि आज नहीं तो कल रेणुका को जाना ही है। आज रेणुका को देखने कुछ लोग आ रहे थे। छोटी बहन कितनी उत्साहित है। रेणुका कम बेचैन नहीं है। उसे देखने आने वाला कैसा होगा, उससे क्या क्या पूछेगा, यही सब सोच रही है। वह अच्छी लगे इसके लिए खुद को उसने ढंग से सजाया संवारा है। सुंदर सलोनी रेणुका से कौन ब्याह करना न चाहेगा। उसे खुद पर पूरा विश्वास था और हुआ भी ऐसा ही। निसर्ग उसे देखने आया और एक ही नजर में हाँ कर गया। वह खुद सांवला था और गोरी चिट्टी रेणुका को देखते ही अपने आप को भूल गया। सांवले या काले लड़कों को गोरी दुल्हन की बड़ी चाह होती है और लड़कों का कोई रंग थोड़े ही देखा जाता है। नानी कहती थी लड़का तो घी का लड्डू होता है, टेढ़ा भी हो तो भी कोई बात नहीं। रेणुका भी इसी सोच का एक हिस्सा थी। अपनी खुद की सोच विकसित करने का न उसे माहौल मिला था न उसमें खुद इसकी क्षमता थी। बस समय के बहाव में बहती चली गई और जैसा होता गया उसे स्वीकारती गई। इसी तरह ब्याह कर रेणुका निसर्ग के घर आ गई। बड़ा सा संयुक्त परिवार था निसर्ग का। सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर ननंद, कोई सा रिश्ता बाकी न था। रेणुका से सभी को बड़ी अपेक्षाएं थीं। सुघड़, कार्यकुशल, सबका आदर सम्मान करने वाली बहू की छवि सब रेणुका में देखना चाहते थे। रेणुका भी सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरने के प्रयास में लग गई। पर इन सब के बीच उसका एक निजी अस्तित्व भी था। मन में बसी इच्छाएं भी थीं। निसर्ग के साथ समय बिताने, घूमने फिरने जैसी सहज इच्छाएं थीं जो हर नई नवेली के दिल में विवाह के शुरू के दिनों में होती है। परंतु शादी के शुरू के दिनों में ही रेणुका के समक्ष निसर्ग का व्यक्तित्व उजागर हो गया। परिवार के लोग परिचित उसे मस्तमौला कहते। जहां जाता वहीं का होकर रह जाता। घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। परिवार के लोग उससे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। इन सब बातों का उसे कोई ख्याल न था। नई नवेली पत्नी के प्रति भी उसे आकर्षण न था। बस सारा दिन बिताकर रात को घर आकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता। खाना भी बाहर खा आता। वह रेणुका को चाहता तो था, पर उस चाहत को अभिव्यक्त करना और रेणुका की भावनाओं को समझने व उन्हें महत्व देने की न उसमें समझ थी न इच्छा। संयुक्त परिवार में रहते हुए पत्नी को लेकर कहीं घूमने जाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाता। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही रेणुका का समय कटता। यहाँ वहाँ घूमते रहना निसर्ग का शगल था। उसने ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा था। काम मिलने के लिए अफसरों के साथ लगा रहता।
विभागीय अधिकारियों को भी अपने चारों ओर घूमने वाले कारिंदे चाहिए होते हैं। सो वे निसर्ग को अपने साथ लिए रहते। आवश्यक अनावश्यक वे जहां भी दौरे पर जाते निसर्ग को बुलावा आ जाता और निसर्ग साथ चल देता। दिन या समय की उसे कोई चिंता न रहती। रेणुका सोचती, यदि इसी तरह जीवन काटना था तो निसर्ग ने उससे विवाह ही क्यों किया। रेणुका मायके जाती, चाहे जितने दिन रह आए, वह कभी उसे लेने न आता। हमेशा वह अपने भाई के साथ ही वापस आती। ससुराल आकर फिर उसी माहौल में कुछ समय में ही उसका मन विरक्त हो जाता और फिर वह मायके आ जाती। और कोई ठिकाना तो था नहीं। अकेली कहाँ जाती। इतनी शिक्षा और आत्मविश्वास भी नहीं था कि वह खुद के बूते कुछ करने की सोचती। रेणुका मन महसूस कर रह जाती। क्यों उसने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। आज वह अपने पैरों पर खड़ी होती तो इस तरह मुहताज न होती। कभी ससुराल कभी मायके के बीच पेंडुलम बनी रेणुका को अपना जीवन इतना व्यर्थ लगने लगा कि कई बार आत्महत्या जैसे विचार भी उसके मन में आने लगे थे। मायके आकर रेणुका मम्मी पापा, भाई बहनों के साथ स्वयं को खुश रखने की कोशिश करती। सबके अनुसार खुद को ढालकर चलने की कोशिश करती ताकि उसका बार बार मायके आना किसी को अखरे नहीं। माँ उसकी मनोस्थिति को समझती थी। परंतु फिर भी जब मन उकता जाता तो वह फिर ससुराल लौट जाती। यही उसके जीवन का ढर्रा बन गया था। निसर्ग की बहुत ज्यादा कमाई नहीं थी कि वह पत्नी को आर्थिक रूप से ही खुश रख सके। इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। घिसकती घिसकती रसीन जिंदगी। रेणुका का लावण्य भी फीका पड़ गया। पर इतना अवश्य हो गया कि नन्हा अवी उसकी गोद में आ गया। रेणुका का समय अवी के प्यार दुलार देखभाल में कटने लगा। उसे लगा जैसे उसके जीवन के वसंत में नए पुष्प खिल गए हों। बेटे के जन्म से निसर्ग के व्यक्तित्व में भी कुछ स्थायित्व आया। वह अब घर पर ज्यादा समय देने लगा। रेणुका को लगा अब उसका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। पर अभी 6 माह का भी नहीं हुआ था कि निसर्ग फिर वही अपनी पुरानी जीवनशैली पर लौट आया। सुबह जाता तो फिर पता ही न होता कब लौटेगा। कहाँ गया है, कहाँ खाना खाया, कहाँ रहा, कुछ बताने की उसे आवश्यकता नहीं थी। रेणुका कुछ पूछने की कोशिश करती तो उसे चुप करा देता। औरत को इतना अधिकार कहाँ कि पति से पूछताछ करे। कभी कभी तो वह कई कई दिन वापस न आता। कोई स्थायी काम धंधा करने की वह सोचता नहीं। रेणुका के ससुर ने अनेक बार उसे घर के पास ही जनरल स्टोर की दुकान खोल लेने की सलाह दी। पर उसने कभी उनकी बात पर ध्यान न दिया। निसर्ग को तो बड़े बड़े अफसरों के साथ घूमने, गेस्ट हाउसों में रुकने, साहबों की पत्नियों की चाटुकारिता करने की आदत पड़ गई थी। घर परिवार के साथ स्थायित्व के साथ रहना उसे सुहाता नहीं था। पत्नी बच्चे की उसे कोई चिंता न थी। वे तो परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित थे ही। जीवित रहने, पेट भरने के सिवा भी पत्नी की कुछ इच्छाएं होती है। इस बात पर निसर्ग अपना दिमाग जाया ही नहीं करना चाहता था। रेणुका सोचती कि वह क्या करे। उसका जीवन क्या बनकर रह गया है। अकेली वह कुछ कर नहीं सकती। पति का साथ उसके हिस्से में नहीं है। अपने बच्चे को वह अच्छी परवरिश कैसे देगी। उसे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाएगी। रेणुका का दिमाग जैसे फटने लगता। अगर वह आत्महत्या कर लेगी तो अवी का क्या होगा। वह अपने आप को संभालने की कोशिश करती परंतु लौटकर फिर उसी उलझन में उलझ जाती। रेणुका के पिता बीमार पड़ गए तो वह मायके आई थी। उसकी दीदी और जीजाजी में कुछ अनबन चल रही थी। अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि दीदी ने चूहे मारने की दवा खा ली। 3 बच्चों को बिलखता छोड़ वह इस संसार से विदा हो गई। जीजाजी पुलिस केस में फंस गए। रेणुका आई तो बीमार पिता को देखने थी। पर यहाँ दीदी के बच्चों की देखभाल में व्यस्त हो गई। अपने पारिवारिक जीवन से तो उसे पहले ही कोई लगाव न था। और अब तो अवी और दीदी के बच्चों के बीच वह भूल ही गई कि उसका अपना एक पति और ससुराल भी है। याद रखने योग्य कुछ ऐसा था भी नहीं, जो स्मृतियों में जिंदा रहता। इसलिए आसानी से भूल भी गई। अब तो यही घर उसे अपना लगने लगा। पतिव्रता, शादीशुदा जैसे शब्दों के माने समझने को उसका दिल तैयार ही न होता। 6 माह होने को आए। रेणुका ससुराल नहीं गई, लेकिन निसर्ग आज उसे लेने आ रहा था। क्या वह वापस चली जाए? क्या निसर्ग बदल गया होगा? अगर वह चली गई तो दीदी के बच्चों का क्या होगा जिन्होंने उसे अपनी माँ का दर्जा दे दिया है? सवालों की उधेड़बुन के बीच रेणुका वापस आ गई निसर्ग के घर। आखिर वह उसकी पत्नी है। उसका असली घर तो यही है। निसर्ग अवी का पिता है। 15 दिन भी नहीं बीते कि रेणुका को महसूस हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है।
निसर्ग वही है। उसे रेणुका की कोई परवाह नहीं है। उसे वापस लेने तो वह इसलिए चला गया था क्योंकि लोगों के सवालों का जवाब देते देते वह परेशान हो गया था। और घर वालों का बड़ा दबाव था। पर रेणुका तो वापस फिर उसी कैदखाने में आ गई, जहां न उसके होने का कोई महत्व है और न उसके अस्तित्व का किसी को एहसास है। आज रेणुका इस बस स्टॉप पर खड़ी है, वापस जाने के लिए। दीदी के बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। सबसे ज्यादा वहां उसके होने का कोई महत्व तो है। वह हारमास की कोई पुतली नहीं है। जीती जागती इंसान है। उसका अपना एक अस्तित्व है। निसर्ग के साथ सारा जीवन इस तरह से काटने की कल्पना से ही उसे घबराहट होने लगती। नहीं, वह निसर्ग के पास वापस नहीं जाएगी। वह वहीं जाएगी जहां उसकी कद्र है, उसके होने का कोई महत्व है और जहां लोगों को उसकी जरूरत है। रेणुका अपना बैग उठाकर बस में चढ़ गई। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।